जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कांग्रेस के धरना कार्यक्रम में कांग्रेस के पदाधिकारी ने ही कांग्रेसियों को सुनाई खरी खरी। कार्यक्रम के आयोजन पर उठाए कई सवाल। यूपीएससी परीक्षा में जिले के 2 होनहार युवकों को मिली सफलता। परिजनों में हर्ष का माहौल व्याप्त। लांजी विधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में वारासिनी विधायक के मीडिया प्रभारी की कांग्रेसियों ने दर्ज कराई थाने में शिकायत। गैंगरेप और हत्या के 3 मामलों में लांजी के पूर्व विधायक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों मामले को कराया रीओपन। मिलावट के विरुद्ध जिला प्रशासन ने शुरू की जांच। सेरेलेक्स के डब्बे में मिली इल्ली, प्रशासन ने शुरू की जांच। ग्राम पंचायत कनकी एवं समस्त लालबर्रा ब्लॉक में हो रही बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस सेवा दल लालबर्रा के पदाधिकारी शनिवार को जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर एवं विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंपकर ग्राम कनकी सहित समस्त लालबर्रा ब्लॉक में 24 घंटे बिजली प्रदाय किए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस सेवा दल लालबर्रा के ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गा पगरवार ने बताया कि ग्राम पंचायत कनकी में पिछले 6 माह से लगातार बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। साथ ही संपूर्ण लालबर्रा क्षेत्र में आम जनता एवं किसानों के समय पर बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिससे व्यापारी, किसान, छात्र छात्राएं एवं आम जनता बहुत परेशान है। अगर 7 दिनों के भीतर इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो ग्रामीण जनों और छात्र छात्राओं के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा तथा 8वें दिन चक्का जाम किया जाएगा। नगर के वार्ड नंबर 33 मोतीनगर चौक स्थित दुर्गा मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी चोरी कर ले जा रहे एक चोर को दान पेटी के साथ वहां के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाली पुलिस ने इस चोर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया और दुर्गा मंदिर समिति के स्थायी सदस्य अमित पिपलेवार द्वारा की गई रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 सितंबर की रात्रि मोतीनगर चौक स्थित दुर्गा मंदिर के पुजारी गणेश प्रसाद द्विवेदी एवं अन्य भक्तगणों ने पूजा पाठ करने के बाद रात्रि 10 बजे मंदिर का दरवाजा बंद कर दिए और सभी भक्तगण अपने घर चले गए थे, जिनके जाने के बाद देर रात में मंदिर के पास ही रहने वाले विनीत उपाध्याय के यहाँ का कुत्ता अचानक भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर विनीत उपाध्याय ने खिड़की से झांक कर देखे कोई व्यक्ति मंदिर की दान पेटी चोरी करके ले जा रहा था। उन्होंने तुरंत अपने पड़ोसी अमित पिपलेवार सहित अन्य लोगों को खबर किया और कोतवाली को सूचना दी। कोतवाली पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर दुर्गा मंदिर के दरवाजे का ताला तोड़कर दान पेटी चुरा कर ले जा रहे चोर को पकड़े। मलिंगा नाम का यह व्यक्ति शातिर चोर बताया गया है। अमित पिपलेवार द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर शातिर चोर से पूछताछ शुरू की है। मंदिर की इस दान पेटी में करीब 10 से 12 हजार रुपए होने बताया गया है। तकरीबन रात को 1 से 1:30 बजे के बीच की घटना है ये। मंदिर का जो मेन गेट है उसका ताला तोड़ करके वहाँ से दान पेटी को उठा करके हमारे दादा भाई मंदिर के बाजू में ही घर है, वहाँ पर इन चोरों के द्वारा ले जाया गया और वहाँ पर पेटी को तोड़ने का प्रयास किया गया। और वहाँ से जब दादा भाई को आवाज़ आई उनके घर में तो उन्होंने उसको देखकर 100 डायल में इसकी सूचना दी। तो रात को 100 डायल ने भी अपनी तत्परता दिखाते हुए चोर को और पेटी को यहाँ अपने कोतवाली थाने में लाके जमा कर दिया। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मंदिर में तो दान पेटी के अलावा ऐसी विशेष चीज़ें कुछ रखी नहीं थी, क्योंकि बाकी सब जो महत्वपूर्ण चीज़ें रहती है, कीमती चीज़ें रहती है, वो सब अलग व्यवस्थित रहती है। सिर्फ दान पेटी का ही अभी तक समझ में आया। फिर हम मंदिर के CCTV फुटेज देख रहे हैं, अभी उसको खंगाल रहे हैं, तो देखते हैं उसको क्या निकलता है। चोरी की घटना के बारे में ये है कि रोज़ पंडित जी अपना 10 बजे मंदिर बंद करके घर चले जाते हैं। तो रात में घटना को चोर ने जो भी अंजाम दिया उसके बारे में रात में हमको एक सामने मंदिर के सामने एक मकान है, विनीत उपाध्याय जी, उनके द्वारा उनको सूचना मिली। उनको जब ये चोरी करके जा रहा था पेटी लेकर के, कौन? तो चोर चोरी करके दान पेटी लेके जा रहा था। तो विनीत उपाध्याय का कुत्ता खूब भौंक रहा था। अच्छा।
तो उससे वो उठ करके उनने देखे तो खिड़की से झाँकने पर उनको ऐसी कुछ चीज़ स्टील की बड़ी चीज़ समझ आई। उनने फिर गौर से लाइट चालू करके देखे तो दान पेटी जैसा लगा। उनने तुरंत तत्काल पुलिस को सूचना दी, 100 डायल पे फ़ोन किया और फ़ोन करके पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने भी तत्काल उस पर एक्शन लेकर उसको चोर को पकड़ा और साथ में दान पेटी सहित दोनों को कोतवाली में रखा है। तो कितने दान पेटी कितने रुपए थे करीब? अब दान पेटी अभी कोरोना के कारण क्या है, मंदिर बहुत समय से बंद था। चैत्र नवरात्र के में एक बार दान पेटी की साफ़ सफाई की गई थी और उस समय उसमें दान पेटी के पैसे से निकाल के मंदिर का कुछ 9 दिन का कार्यक्रम जो होता है। नगर के वार्ड नंबर 18 डॉक्टर देवरस गली में स्थित सॉफ्टवेयर इंजीनियर रितेश शेवईवार के सुने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क को तोड़फोड़ कर अलमारी में रखे चांदी के जेवरात सहित अन्य सामग्री चुरा कर ले गए। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रितेश सेवईवार पुणे महाराष्ट्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करते हैं। 21 अगस्त को रितेश अपने पिता फुलचंद सेवईवार के साथ पुणे चले गए थे। रितेश के चाचा चाची के द्वारा मकान की देखरेख की जा रही थी। 24 सितंबर को सुबह 8 बजे रितेश को उसके चाचा भाई कुणाल सेवईवार ने फोन करके बताया कि रात्रि के समय मकान में कोई अज्ञात चोर के द्वारा घर के गेट और दरवाजे का ताला तोड़कर चोरी की गई है। घर का सामान बिखरा पड़ा है और मकान में लगा सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क तोड़फोड़ कर दी गई है। तब रितेश सेवईवार पुणे से अपने घर आए, देखा घर का दरवाजा और गेट, घर के अंदर रखे गोदरेज की अलमारियां टूटी हुई थी जिसमें रखा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। 2 नग चांदी के ब्रेसलेट कीमती 3000 रुपये, दूसरी गोदरेज की अलमारी से चांदी का एक सिक्का कीमत 2000 रुपये। इसके अलावा पुराने करीब 15-20 अन्य धातु के सिक्के कीमती करीब 5000 रुपये नहीं थे। कोतवाली पुलिस ने रितेश सेवईवार के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेत्रा निवासी एक महिला ने अपने पति और सास के विरुद्ध दहेज में 5 तोले सोने के जेवरात और नगद 2 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट करके घर से निकालने का आरोप लगाया है। हेमंत ठकरेले 28 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर ग्रामीण पुलिस थाने में उसके पति राजकुमार ठकरेले और सास धनवंती ठकरेले ग्राम नेत्रा निवासी के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेमंत का मायका ग्राम चिकला का है। 20 फरवरी 2019 को हेमंत की शादी राजकुमार ठकरेले ग्राम नेत्रा निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद हेमंत अपने ससुराल नेत्रा में ही रहने लगी थी, किंतु शादी के 2-3 माह तक हेमंत को उसके पति राजकुमार और सास धनवंती ने ठीक से रखा। उसके बाद हेमंत को ताने मारने लगे और दहेज में सोने के जेवरात और 2 लाख रुपए की मांग करने लगे, जिसके बाद पीड़िता को प्रताड़ित किया जाने लगा। 20 सितंबर 2021 को सुबह 8:30 बजे हेमंत को उसके पति राजकुमार ठकरेले और सास धनवंती ठकरेले के द्वारा दहेज की मांग करते हुए बेरहमी पूर्वक मारपीट की गई और पीड़िता को घर से निकाल दिया गया। 23 सितंबर को हेमंत की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने उसके पति राजकुमार ठकरेले और सास धनवंती पति गोधनलाल ठकरेले के विरुद्ध धारा 498, 294, 323, 34 भारतीय दंड विधान 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा शनिवार को नगर में आक्रोश रैली निकाली गई। यहां आक्रोश रैली गोंदिया रोड में श्री मुंजारे के निवास से निकाली गई, जो हनुमान चौक से मेन रोड होते हुए कालीपुतली चौक पहुंची, जहां धरना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। धरना कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने बीते दिनों नगर में एक ट्रैक्टर चालक के साथ कुछ लोगों के द्वारा की गई मारपीट को लेकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया और मारपीट करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की बात कही गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगरपालिका लूट का अड्डा बन गया है, जनता के टैक्स के पैसों को लूटा जा रहा है। 4 लेबर पर 1 सुपरवाइजर रखा गया है। लेबरों को भाजपा नेताओं के घरों में तो वहीं अधिकारियों के घरों में काम करने के लिए भेजा जा रहा है। नगर में करोड़ों की लागत से गौरव पथ बनाया गया। इस गौरव पथ में कैसा काम किया गया है, यह जनता के सामने खुद ही सामने आ गया है। नगर की जनता के द्वारा गौरव पथ को गोबर पथ का नाम दिया जा रहा है। संबोधित करते हुए पूर्व सांसद श्री मुंजारे ने मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, साधना सिंह, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व कलेक्टर दीपक आर्य और राजेश पाठक को भी आड़े हाथों लिया। 1200-1300 मजदूर हैं और 200 लेबर में काम करते थे। सोचेगा अभी 1200-1300 लेबर कहाँ जा रहे हैं काम करने, वो घूम रहे हैं। 4 लेबर पर 1 सुपरवाइजर, कभी सुना आपने?
4 लेबर पे 1 सुपरवाइजर। कभी सुना ऐसा, कभी देखा कहीं आप दुनिया में? अरे 50 लेबर पे 1 सुपरवाइजर हो जाए तो मान लेते हैं, 4 लेबर पे 1 सुपरवाइजर, सिर्फ उसकी तनख्वाह। लेबर कहाँ काम कर रहे हैं? भाजपा कार्यालय में। लेबर कहाँ काम कर रहे हैं? आरएसएस के घर में, आरएसएस वाले उनके घर में लेबर काम कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं के घर में ये काम कर रहे हैं। और नानो कार जो मंत्री बना उसके यहाँ 4 लेबर जाते हैं, उसको अधिकार नहीं है लेबर रखने का, मालूम है आपको? 4 लेबर उसके घर में जा रहे हैं ऑफिस में, उसको अधिकार नहीं है एक भी लेबर यहाँ से लेने का, किसी को अधिकार नहीं है। सिर्फ नगर पालिका अध्यक्ष जो है एक आध लेबर ले सकती हैं, एक लेबर रख सकता है, एक लेबर मुश्किल से, वो भी उसको ऐसे अधिकार नहीं है। एक व्यवहारिक रूप में बस खत्म, अधिकार उसको भी नहीं है। इतने लेबर जा रहे हैं तो फिर शहर में सफाई कहाँ हो रही, काम कहाँ हो रहा है? कलेक्टर क्या लेबर, एसपी क्या लेबर, वो ऑफिस में लेबर, ये ऑफिस में लेबर, सब क्या लेबर जा रहे हैं। शहर की सफाई कैसे होगी आपकी? हो सकती है शहर की सफाई? ये बर्बादी, ये बुरी हालत है। अभी वो अनिल द्वारे जो है वो भी पद से हट भी गया, तब भी उसके यहाँ लेबर जा रही है, मालूम है आपको? अभी भी उसके घर लेबर जा रही है। पहले जब पद में था तो उसके काका के घर भी लेबर, उसका भतीजे घर भी लेबर, उसके भाई के घर भी लेबर, उसके घर भी लेबर, मालूम है? पूरा मकान बना लिया सब नगर पालिका के पैसे अनिल द्वारे ने। उसका मकान जाके देखना पड़ेगा कभी आप, चमचम आ रहा मकान उसका। जहाँ पहले भैंस को ही बांधते थे तो भैंस भी वहाँ रहने को नहीं तैयार थी, वो भी बार बार बाहर निकलती थी, इतना चमचमा दिया। हाँ ना, सही बात बता रहा हूँ आपको। कितना लूटा, कितना खाया। लोग बोलते हैं खुद ही, उनके पार्टी के लोग भी बोलते हैं 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार नगर पालिका में 5 साल में। पता है आपको कुछ? उसकी हालत देखो, सड़कों की जांच। लांजी और बहेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2011 और वर्ष 2017 में दलित और आदिवासी युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उनकी हत्या किए जाने वाले मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। अब यह केस सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पुनः रीओपन हो गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए इन दोनों मामलों सहित एक अन्य मामलों की जांच के लिए एक आयोग जांच समिति का गठन किया है, जहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस को रीओपन करने के निर्देश दिए गए हैं। इन मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिला सत्र न्यायाधीश के विशेष न्यायाधीश राजाराम भारती को जांच समिति का अध्यक्ष बनाया है, जो इन मामलों की जांच करेंगे। केस रीओपन होते ही शनिवार को लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि बालाघाट जिला सत्र न्यायालय पहुंचे, जहां उन्होंने इन तीनों मामले की पुनः जांच के लिए अपनी गवाही देकर मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज कोर्ट में जमा किए। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान समृद्धि ने केस रीओपन होने पर खुशी जताते हुए आदिवासी दलित युवतियों के परिजनों को इंसाफ मिलने की बात कही। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद किसी मामले में जांच समिति का गठन करने वाले इस मामले को जिले का पहला मामला बताया। आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद रीओपन हुए मामलों की सुनवाई पुनः शुरू हो गई है, जिसमें लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसवाड़ा, बहेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरडी और लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मीरिया के मामलों में सुनवाई की जा रही है। चलिए सिलसिलेवार तीनों केस के विषय में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। जानकारी के अनुसार लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसवाड़ा में 8 मई 2017 को स्थानीय निवासी प्रियंका पिता धनराज उके के साथ कुछ आरोपियों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया था, जहां गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर आरोपियों ने प्रियंका को उसके घर के पीछे जिंदा जला दिया था, जिसकी जांच में पुलिस ने प्रियंका के भाई को ही आरोपी बनाकर प्रकरण न्यायालय में पेश किया था। पूर्व विधायक श्री समृद्धि के अनुसार इस मामले में पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की, वहीं सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या में शामिल सभी आरोपी सजा से बच गए, जिससे इस मामले में इंसाफ नहीं हो पाया, जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दूसरा मामला बहेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरडी का है, जहां 14 से 16 जनवरी 2011 के बीच कुछ आरोपियों ने स्थानीय निवासी रेखापति राजकुमार रामटेके के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 18 जनवरी 2021 को प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की थी, जिसमें पुलिस ने वारदात में शामिल कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से मामले की सुनवाई में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या में लिप्त सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। तीसरा मामला बहेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मीरिया का है, जहां स्थानीय निवासी अनिराम चौहान के पुत्र मंगल सिंह चौहान की लाश उसी के खेत में एक इमली के पेड़ पर फांसी पर लटकी हुई मिली थी। इस मामले में पुलिस ने 4 अक्टूबर 2020 को मामला दर्ज किया था, जहां मृतक के परिजनों ने मंगल सिंह चौहान की हत्या कर उसकी लाश फांसी पर लटकाए जाने का आरोप लगाया था। इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई।
जिस पर आपत्ति जताते हुए पूर्व विधायक श्री समृति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन सभी मामलों को संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों केसों को रीओपन करने और मामलों की पुनः जांच करने के आदेश दिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मैंने शिकायत किया था। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों में जांच कमीशन बैठा हुआ है। पहला बालाघाट जिले के पहला थाना और बालाघाट जिले के लांजी थाने के मामले हैं। माननीय जो जस्टिस राजाराम बाल्मीकि को जांच कमीशन बनाया गया है, जांच अधिकारी बनाया गया है। इस पूरे मामले में बोर्डी में एक रेखा रामटेके, राजकुमार रामटेके की बेटी है, उसका लोगों ने गैंगरेप किया था। ये 2011 का मैटर है। और उसके दोनों स्तन काट दिए थे, उसका गला काट दिया था, उसके गुस्तान में लकड़ियाँ और राड डाल दिए थे और सारे आरोपी बरी हो गए। उसी तरह ये 2021 का 2017 का मामला है। परसवाड़ा प्रियंका उके उसके पिताजी हैं, तो उस लड़की को घर में, उसके घर में उसके साथ गैंगरेप किया, उसको जिंदा जला दिया। दोनों मामलों में सारे आरोपी छूट गए। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में सवाल की। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जांच कमीशन नहीं दिया है। ये जांच कमीशन अब उस केस को रीओपन करेगा और ये चलेगा। अब सारे आरोपी जो इस तरह बालाघाट जिले में हत्या और बलात्कार के मामलों को रोकने में ये दोनों मामलों एक मील का पत्थर साफ। तो क्या लगता है कि क्या पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की या कोई ऐसा कुछ कमी रह गई जिससे आरोपी छूट गया? क्या लगता है आपको? मैंने सारी चीज़ें जांच कमीशन को बता दिया हूँ, क्योंकि मामला अति गोपनीय है और उसमें आरोपियों के नाम लेना या फिर एविडेंस का नाम लेना, लेकिन जो एविडेंस जो जांच विवेचना की गई वो बिल्कुल ही बारीकी से नहीं की गई। महिलाओं के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें जो फॉर्मेट बनाया गया उसके आधार पर अपराध में विवेचना नहीं की गई। जो आरोपी बनाया गया वो सजाती बनाया गया, उनके जो एविडेंस है वो सजाती बनाया गया। सजाती बनाने से क्या हुआ कि कोर्ट में जाके सारे होस्टाइल हो गए। जब कोर्ट में एविडेंस होस्टाइल हो जाएगा तो अदालत क्या करेगी? कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर में अपने मां के साथ रह रही एक युवती ने एक व्यक्ति के विरुद्ध दुष्कर्म करने और धमकी देकर भगाकर ले जाने का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस ने इस 20 वर्षीय युवती के द्वारा की गई रिपोर्ट पर सलमान उर्फ क्षमा सेंडे के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। इस युवती के दस्तयाब होने के बाद सलमान फरार बताया गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस 20 वर्षीय युवती का विवाह नागपुर में हुआ था, जिसकी एक 14 माह की बेटी है। यह युवती पिछले 1 वर्ष से अपनी मां के साथ वार्ड नंबर 14 इंदिरा नगर में रह रही है। 12 सितंबर की रात्रि 10 बजे यह युवती घर में खाना खाने के बाद घर के सामने रोड पर टहलने निकली थी, जो घर वापस नहीं आई। उसकी मां ने काफ़ी खोजबीन की, किंतु वह नहीं मिली, जिसके गुम होने की रिपोर्ट उसकी मां ने कोतवाली में की थी। 24 सितंबर को यह लड़की अपने घर वापस पहुंची और अपनी मां के साथ कोतवाली आई, जिसे दस्तयाब करने के बाद की गई पूछताछ में उसने बताया कि 12 सितंबर की रात 10 बजे पड़ोसी सलमान ने उसे शादी का झांसा देकर शागुन के जंगल की तरफ ले गया था और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इस युवती के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर कोतवाली पुलिस ने सलमान उर्फ क्षमा सेंडे वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर निवासी के विरुद्ध 376, 376 2 N 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। अपराध दर्ज किए जाने के बाद से यह व्यक्ति फरार बताया गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। देश की आम जनता को ज्वलंत विषयों से अवगत कराने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश भर में धरना आंदोलन का आयोजन किया गया। इसी तारतम्य में जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर नगर के हनुमान चौक में धरना प्रदर्शन कांग्रेसियों के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य और केंद्र सरकार के विरोध के अलावा जो एक बड़ी बात सामने आई कि पूर्व जनपद अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी उमेद लिल्लारे के द्वारा अपने ही पार्टी के पदाधिकारियों को कार्यक्रम की व्यवस्था बेहतर तरीके से नहीं करने को लेकर खरी खरी सुनाई गई। कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि जनता पहले से ही बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। उसके बाद भी बिना किसी प्लानिंग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके कारण देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ी, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना के कारण जितने लोगों की मृत्यु हुई उसका आंकड़ा सरकार के द्वारा बहुत कम दर्शाया गया। सिर्फ 5% लोगों की मृत्यु का आंकड़ा दर्शाया गया, जिसके कारण लोगों को सहायता राशि भी नहीं मिल पा रही है। लॉकडाउन के कारण कई उद्योग धंधे बंद हो गए, कई दुकानों के शटर लग गए हैं, वहीं बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई। महंगाई से आज चाहे पेट्रोल डीजल और रसोई गैस हो, चाहे समस्त खाने की वस्तुएं हो, चाहे वो तेल हो, दाल हो और अन्य चीजें, और उसके साथ साथ
आज मकान निर्माण करने वालों की जो सामग्री है उसके भी रेट जो है वो आसमान को छू रहे हैं। तो ये महंगाई से देश की जनता त्रस्त है। पहले तुम्हारी नोटबंदी के कारण देश की जनता त्रस्त थी, उसके बाद जीएसटी से जो हमारे व्यापारी साथी जो है पूरी तरह से त्रस्त रहे हैं, और अब कोविड से 2 साल से हमारे उद्योग धंधे ठप हो गए। आपको बताएं कि इस धरना कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेसी नेता उमेद लिल्लारे बैठक व्यवस्था को लेकर काफी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान मंच पर बैठे लोग आपस में बातें करते रहते हैं और मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई कि सब लोग नेता बनना चाहते हैं और मंच पर बैठना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने खराब साउंड सिस्टम पर भी आपत्ति जताई और कहा कि अगले कार्यक्रम में यह सारी अव्यवस्थाएं सुधर जानी चाहिए। काम धाम छोड़ के यहाँ आए हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। यहाँ बात सुनिए आप हमारी, यहाँ बैठकर यहाँ बोलने वालों की सुनने का काम इनका है बस। इधर बैठा हुआ होगा, आपस में बात करेंगे, छापना अपना नहीं। बिल्कुल हमारा अच्छी आपसे निवेदन है कि मैडम आपसे ये जो हमारा बक्सा लगा है इसकी आवाज़ शुक्ला जी गाड़ी के उस तरफ नहीं जा रही है। जब मैं आया तब भी उधर आवाज़ नहीं थी, यहीं पर है बस। गनीमत है इतने लोगों को सुना रहा है। इसकी भी व्यवस्था ठीक नहीं है। इधर बाहर के लोग बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही इधर कहीं भी इधर। तो यही तो बात है ना, फिर चालू करना ये सुधरेगी ना अगली बार। कोई भी बोलते रहे इधर लाइन से, सब सुनो। तो पत्रकार आए तो घर के ही लोग हैं, छापने करो, क्या दिक्कत है? हम घर में बात कर रहे हैं अपनी।